सो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त के राजा कुमार। और आज जो है ना, मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो है डॉक्टर अभिजीत सर के साथ किया है। डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ और नोडल ऑफिसर फॉर कोविड-19 अंडमान निकोबार के हैं। तो उनसे मतलब बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट सवाल है ना, वही मैंने किया है और आगे भी जरूर गाइस करेगा। और जो बीएसएनएल के जितने भी यूजर्स है मेरे, प्लीज वीडियो का एंड तक देखिए। आपको हम लास्ट में एक टास्क देने वाले हैं। सर, आपसे पहला सवाल, अभी जो जीबी पंत का जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल नेटवर्क में, जो 10 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जनरल पब्लिक के साथ जो है उन्हें रखा गया था, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, देखिए, जो उस दिन 10 पॉजिटिव केस को नेगेटिव केस के साथ रखे जाने की जो बात आई थी सामने सोशल मीडिया पे, मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि हमारे पास जो भी पेशेंट्स उस वार्ड में थे, सारे के सारे पेशेंट कोविड सस्पेक्टेड थे और सुबह उनका सैंपल लिया गया था। शाम को जब रिजल्ट आया था तो वो रिजल्ट में हमने पाया कि 10 लोग पॉजिटिव निकले हैं और उनको अकॉर्डिंगली उनकी जो भी क्राइटेरिया थी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के हिसाब से उनको अलग अलग स्थानों पे शिफ्ट कर दिया गया। किसी को कोविड आईसीयू में शिफ्ट किया गया, किसी को पॉजिटिव वार्ड में शिफ्ट किया गया और किसी को कोविड हेल्थ केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है। जहां तक डिले का सवाल है, ऐसा कोई भी डिले नहीं हुआ था या फिर ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आया था। हमारे एम्बुलेंसेस कुछ जो बाहर गए थे जो कोविड पॉजिटिव लेने के लिए, लिमिटेड एम्बुलेंस था और वो जैसे ही वहां से वापस आए उनको तुरंत ही सबको शिफ्ट कर दिया गया था इनके गंतव्य में। सर, रिसेंटली सोशल मीडिया पे डॉक्टर प्रेम किशन सर, जो कि रिटायर्ड एनेस्थेसिस्ट जीबी बन के रह चुके हैं, उनका तरफ से ये ट्वीट आ रहा था कि मतलब रिगार्डिंग क्लोजर ऑफ ओटी एंड सर्जिकल आईसीयू वार्ड, तो इस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, डॉक्टर प्रेम किशन अपना जो सोशल मीडिया पे बयान दिए है, क्योंकि हमने कुछ ओटीज के कॉम्प्लेक्स को और सर्जिकल आईसीयू को हमने बंद कराया या शिफ्ट कराया, ये बात सही है। लेकिन अभी मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो रूटीन ओटी काफी दिन से हमारा बंद है और हमारा जो इमरजेंसी ओटी है सारा सब चालू है हमारे पास। और हमने जो नया ओटी कॉम्प्लेक्स बनाए थे ग्राउंड फ्लोर में, जिसका हमें मॉड्यूलर ओटी कहते हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसीलिए कोई भी इमरजेंसी केसेस हमारे पास बिना ऑपरेशन का या बिना तकलीफ को ऑपरेशन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो बात आती है कि आईसीयू की, जहां तक सवाल है, अगर क्रिटिकल कोई सर्जिकल पेशेंट्स है तो उसे नॉर्मल आईसीयू में हम बेड रिजर्व करके वहां हम शिफ्ट करेंगे, उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। हमने ये भी देखा है कि जो अपर फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर है, उस फर्स्ट फ्लोर जीबी पंत हॉस्पिटल को हमने पूरा सिक्योर किया है और नॉन कोविड या कोविड लोग के पेशेंट्स है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ना आए। प्लस हमने ये भी तय किया है कि जो सस्पेक्टेड केस उनको अलग वार्ड में रखा जाए, जो पॉजिटिव केस उनको अलग वार्ड में रखा जाए और जिन्हें आईसीयू की जरूरत पड़े उनको हम आईसीयू में रख सकते हैं। इसका एक कारण और भी ये है कि जो सर्जिकल आईसीयू है वहां पर सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन की सुविधा है जो बाकी जगहों पर नहीं है। तो इससे ये होगा कि हम हाई फ्लो ऑक्सीजन या कंटिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई जिनको जरूरत है उनको हम लोग बिना इंटरप्शन का दे सके। यही कारण है कि हमने उसको शिफ्ट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आईसीयू बंद कर दी है या फिर हम ये मतलब नहीं है कि हमने ओटी पूरी तरीके से बंद कर दी है। ओटी को शिफ्ट कर दिया गया है और उसे बेटर ओटी दिलाया गया है। सर, टेस्टिंग के बारे में थोड़ा क्लियरली बताइए, थोड़ा मेडिकल टर्म यूज करे बिना, ताकि मतलब नॉर्मल से नॉर्मल जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है उनको भी थोड़ा समझ आ जाए। कि बहुत लोग हमसे ये पूछने बोले कि जो टेस्टिंग हो रहा है उसका रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इसका बारे में थोड़ा बताइए कि टेस्टिंग जो है लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है और रिजल्ट आने पे इतना टाइम क्यों ज्यादा लग रहा है? देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी जो हमारे पास लेबोरेटरी, करीब 4 लेबोरेटरी हमारे पास कार्यरत है। जिन सबसे पहला जो मेजर लेबोरेटरी है वो आईसीएमआर पोर्टब्लेयर की लेबोरेटरी है जो आरटीपीसीआर टेस्ट करती है। हमारे पास जीबी पंत में ट्रूनेट और सीबीनेट के 2 अलग अलग लैब्स हमारे पास है, जिसमें छोटे सैंपल साइज जो होगा उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। मायाबंदर में हमने दूसरे लैब एस्टेब्लिश किया है इमरजेंसी के लिए, जिसमें कुछ सैंपल्स को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम रैपिड टेस्ट भी कर रहे हैं। जहां तक डिले की सवाल है, मैं बता दूं 11 तारीख के बाद, इनफैक्ट आप बोल सकते 12 तारीख से हमारे पास कोई भी टेस्ट रिपोर्ट 24 घंटे के बाद नहीं आया है। सारे टेस्ट रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिला है। कुछ केसेस ऐसे हुए जिनको पॉजिटिव डाउटफुल थे या फिर जिनकी कंफर्मेटरी टेस्ट बाकी था या जो इनकंक्लूसिव सैंपल्स थे उनको थोड़ा 1-2 दिन ज्यादा वक्त लगा था। लेकिन 99% सैंपल्स जो है हमारे 24 घंटे के अंदर आ चुका था उसका रिपोर्ट। और आज के डेट पे कंटिन्यूअसली आप देखोगे तो सारे रिपोर्ट्स 24 आवर्स के अंदर हमें मिल जा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी डिले यहाँ पर नहीं है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि टेस्टिंग करना जरूरी है और टेस्टिंग करने के बाद ही हमको ट्रीटमेंट मिलेगा। तो मैं बार बार सोशल मीडिया के थ्रू, बाकी के जो मीडिया उनके थ्रू मैं ये बता रहा हूँ कि टेस्टिंग से पहले और टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कोई चेंजेस नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल आप हॉस्पिटल में एडमिट हो। इसीलिए जरूरी है कि टेस्ट के लिए आप ना सोचे। आपको जब भी सिम्टम्स आता है तो आप पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अपना एक बेसिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने आपको सोशल मीडिया में पहले ही दे चुके हैं हम,
उसको फॉलो करे या फिर उसके इक्विवेलेंट आप फॉलो करें। और जहां तक टेस्ट का सवाल है, वे लोग जो काफी दिन से बीमार हैं, उनका बुखार उतर नहीं रहा है या फिर उसका तबीयत ज्यादा खराब हो रहा है, या फिर जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनके साथ कोई हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम्स और उनको सिम्टम्स भी है, ऐसे लोगों को हम प्रायोरिटी लेके हम पहले टेस्ट करते हैं और ये तय करते हैं कि 24 घंटे के अंदर उनका रिपोर्ट भी आए और 24 घंटे से पहले उन तक मेडिसिन तक पहुंचे। सर कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसका बारे में बताइए ना सर। जहाँ तक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का सवाल है, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सबसे पहले तो आपने जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया WHO का जो प्रोटोकॉल है सेल्फ प्रोटेक्शन का, वो चीज को आप अप्लाई करें, जिसे मुख्यतः है कि सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क और तीसरा होगा हैंड वॉशिंग या हैंड सैनिटाइजेशन। ये चीज आप फॉलो करिए। दूसरी बात है कि आपके जो जनरल इम्यूनिटी है उसको आपको बढ़ाना है। जितने भी टाइम प्रोवन होम रेमेडीज है उससे आप अपनाएं। काफी सारे लोग बहुत सारे कंसेप्ट सोशल मीडिया पे, भारत सरकार ने भी कुछ कंसेप्ट दिए हैं कैसे करने हैं, जैसे कि आप दूध में हल्दी डाल के पीजिए या गर्म पानी में हल्दी डाल के पीजिए, शहद लीजिए, आप खट्टे फल जितने भी होता है सिट्रस फ्रूट उसका सेवन कीजिए, दिन में कम से कम 3 लीटर पानी आप पीजिए, फ्लूइड लीजिए आप, और जो भी योगा मेडिटेशन थोड़ा सा माइल्ड बॉडी एक्टिविटी लाइक एरोबिक्स आप कर सकते हैं 15 मिनट के लिए, लेकिन कोई थकाने वाला चीज ना करे इस सीजन में। प्राणायाम आपके लिए फायदेमंद रहेगी। या फिर आपको कोई भी लगता है कि इस लिस्ट के अलावा कोई भी ऐसा चीज जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, उस चीज को आप अपनाइए, उसमें चाहे काढ़ा हो या और कुछ। जब आपके सिम्टम्स आ जाती है, ये सारे जो चीजें हैं इसे आपको कंटिन्यू करना है। इसके अलावा तय कीजिएगा कि आपको सिम्टम्स को कम करने हैं। जब आप सिम्टम्स को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस वो कम हो जाएंगे। इसलिए हमने पिछले 12 तारीख को हमने ये सर्कुलर इशू किया है कि जो लोग ILI के सिम्टम जिनके अंदर है, वे लोग पहले अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, टेस्ट बाद में देखा जाएगा अगर जरूरत पड़े तो। कि सिम्टम्स आपको हुआ और आपने ट्रीटमेंट लिया, सिम्टम्स कम होगा तो आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। इनमें एक जनरल प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि आप एक एंटीपायरेटिक लीजिएगा। एंटीपायरेटिक में आप सिंपल पैरासिटामोल की जो गोली आती है या उसके थोड़ा सा हाई डोज आपको मिलेगा डोलो 650, इवन डोलो 650 भी बेटर फॉर एडल्ट्स। इसे आप लीजिएगा दिन में 3 बार, कम से कम 2 दिन, उसके बाद SOS। इसके अलावा आपको लेने हैं कोई एक एंटीबायोटिक इसलिए लेनी है कि आपको जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांस खतरा होता है उसे थोड़ा सा डिले किया जा सकता है, तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा आपको। इसके अलावा आप ले सकते हो जिंक, विटामिन C, ये चीजें आप कंटिन्यू कर सकते हो। करीब जो जिंक और विटामिन C का करीब 14 दिन तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको नाक गलता है आपका या फिर बहुत ज्यादा स्नीजिंग होता है तो आप सेट्रिजिन की गोली स्टार्ट कर सकते हो, या कफ सिरप, अगर कफ निकलता है या कफ ज्यादा है तो कफ सिरप की गोली ले सकते हो। साथ में एक एंटासिड ले सकते हो, जैसे पेंटोप्रोजोल, रेबिप्रोजोल, को भी एक टैबलेट ले सकते हो कि जिससे कि आपको एसिडिटी ना हो। ये ट्रीटमेंट के बाद सबसे पहले जब आपको बीमारी आ जाती है तो भारत सरकार का पहला गाइडलाइंस बोलता है जो माइल्ड केसेस होते हैं उन्हें आप घर पे रख सकते हो, बशर्ते कि आपके घर पे अलग से रहने का कमरा हो जिसमें अटैच्ड टॉयलेट बाथरूम हो, आपके घर पे एक ऐसा व्यक्ति हो जो हेल्दी हो और आपको देखभाल कर सके, आपका टाइम पे खाना देना, आपके सामान पहुंचाना घर रूम के अंदर तक, तो आपको हम घर पे रख सकते हैं। ये इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पहला जो स्टेप होता है। कोई व्यक्ति अगर उनका सिम्टम 4-5 दिन में कम नहीं हो रहा है या उनका कंडीशन डिटेरिएट हो रहा है, जिसमें उसका चेस्ट पेन हो गया, खांसी बढ़ रहा हो, या फिर बुखार कम नहीं हो रहा हो, या फिर सांस की तकलीफ हो रहा हो, ये बताना चाहूंगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर फीवर नहीं होता है बहुत समय पे, लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत ज्यादा वो सोते रहते हैं, लेथर्जिक हो जाते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, कभी कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड हो जाता है, ये सारे लोगों को। प्लस अडल्ट में आपको सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, टेस्ट नहीं आता है आपका, सर्दी खांसी बुखार के साथ बदन दर्द भी आपको हो सकता है, कभी कभी आपको सांस की तकलीफ हो सकती है। ऐसे लोग जो है, आप ये समझना है कि आपको कोविड हो सकता है तो तुरंत आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है जो हमने बताया। अगर आपका सांस का तकलीफ बढ़ता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाइए। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा और एक, कि जब भी आपको सांस की तकलीफ होती है, आपके पास अगर पल्स ऑक्सीमीटर है घर पे, तो आप पल्स ऑक्सीमीटर पे आप अपना सैचुरेशन चेक कीजिए। अगर 95 के नीचे आ जाता है तो उन्हें अवेक प्रोन पोजीशन आप देना है। इसका मतलब होता है कि पेट के बल आपको लेट जाना है कम से कम आधा घंटा, और आधा घंटे बाद आपको फिर से पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करना है। अगर आपका सैचुरेशन 95 से क्रॉस करता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद भी चाहो तो आप 2 घंटे तक ऐसे पोजीशन में लेट सकते हो, और दिन में 3-4 बार 5 बार जितने भी सको, जितना बार भी आपसे हो पाता है आप उस ऐसे लेट जाइए। कुछ लोग इस तरीके से लेट नहीं पाते हैं, उनको तकलीफ होता है, तो उनको हम बोलते हैं कि राइट डिक्यूबिटस या लेफ्ट डिक्यूबिटस पोजीशन। इसका अर्थ ये होता है कि आप अपनी दाई ओर या बाई ओर लेट जाइए, और अगर आपसे ज्यादा देर तक दाई ओर या बाई ओर लेटा नहीं जा सकता है तो अपना पोजीशन कंटिन्यूस चेंज करते रहिए, जिससे कि आपका सैचुरेशन
मेंटेन होते रहे। कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, बहुत रेस्टलेस है, आपको हॉस्पिटल जाने में थोड़ा वक्त है, तो ऐसे लोग आप प्लीज उनको बैठा दीजिए पीछे 3-4 तकिया रख के, और उनको थोड़ा सा रिक्लाइनिंग पोजीशन में बैठा के सांस लेने बोलिए, उससे भी उनका सैचुरेशन बढ़ सकता है। ये आपको घर में इमरजेंसी में करना है, और कम से कम पहला 10 दिन जो है आपको ये चीज को आप ध्यान रखना है कि आपके पास सैचुरेशन आपके मेंटेन रहे। तो एक बार 7 से 10 दिन अगर आपको निकल जाता है तो उसके बाद आपका कॉम्प्लिकेशन का चांसेस कम हो जाता है। इस बीच अगर कोई भी सिम्टम्स अगर बढ़ जाता है तो हॉस्पिटल प्लीज रवाना कर दीजिए, और डॉक्टर्स विल टेक केयर ऑफ हिम, ये मेरा कहना है। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज आ जाते हैं या क्वारंटाइन होम से आपको छोड़ दिया जाता है तो 7 दिन तक आप होम क्वारंटाइन में रहोगे। इस बीच अगर फिर से आपको बुखार आता है या आपका पेट खराब होता है या फिर कोई भी कोविड का सिम्टम आता है तो तुरंत हॉस्पिटल के जो टीम है या जो डिस्ट्रिक्ट के टीम है उनको कांटेक्ट कीजिए, फिर आपको हम लेकर आपका पूरी परीक्षा निरीक्षण करेंगे, जो ट्रीटमेंट होगा हम ट्रीटमेंट करेंगे इस चीज को। सर लास्ट टाइम मैंने जब आपका इंटरव्यू किया था उसमें आपने ये कहा था कि जितने भी इमरजेंसीज वैन है और नेसेसरी फैसिलिटीज़ है इसको अपडेट और किया जाएगा, जितने भी वैन है सभी में किया जाएगा, तो प्लीज़ इसका अपडेट बताइए सर। हाँ, हमने जो जितने भी एम्बुलेंसेस थे सारे एम्बुलेंसेस में ऑक्सीजन जिसमें नहीं था उसमें फिट कर दिए हैं। ये इनफैक्ट फंक्शनल ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हमने उसमें। और जो है आपके सारे ड्राइवर्स को ऑलरेडी हम पीपी किट्स वगैरह दे चुके थे। तो ये जो अटैचमेंट्स के बाद अगर किसी व्यक्ति को अगर ये लगता है कि उसको बहुत ज्यादा ब्रेथलेस हो रहा है, उनको जब हम लेने जा रहे हैं उस समय में हम उनको ये ऑक्सीजन देके उनका बचा के हॉस्पिटल तक ला सकते हैं। सर बहुत लोग ये सोच रहे हैं ना सर अभी कि अगर हम लोग और कोई इलाज करने भी जीबी पंत हॉस्पिटल जाएंगे तो कहीं गलती से हम लोग को कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो जाएंगे हम लोग। तो ये चीज़ को हम लोग एक पब्लिक के अंदर एक मोटिवेशन और ट्रस्ट लाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए सर अभी? हाँ, आपका जो सवाल है ये लाजमी है, क्योंकि बहुत सारा लोग ये चीज सोचते हैं। हमारे पास फोन भी आता है और सोशल मीडिया में इसको अपडेट किया जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप ऐसे लोग एक भी व्यक्ति बताए जो अगर सामने आके बोले कि मैं जीबी पंत गया हुआ था ट्रीटमेंट के लिए और मुझे वहां से इन्फेक्शन हो गया है। शायद एक भी ना होगा, क्योंकि हम उन लोगों को एडमिट करते हैं जो एकदम इमरजेंसी में हमारे पास आते हैं। रूटीन एडमिशन हम कम कर दिया, नहीं कर रहे हैं अभी। तो ऐसे लोग जो इमरजेंसी में आते हैं और उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा या इंटरवेंशन करना पड़ेगा, जब टेस्ट करते हैं तो हम इन लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो इन्फेक्शन कहीं बाहर से लोग लेके आए हैं। और हम देखोगे आज जो जीबी पंत का हालत है, जीबी पंत से ज्यादा जो वायरस है वो कहीं ना कहीं मार्केट एरिया, कुछ कुछ गली में, यहाँ पे सब जगह फैला हुआ है। जबकि हमने जीबी पंत में सारे पेशेंट्स को सिक्योर्ड रखा है। बीच में हमारे पास स्पेस ना होने के कारण हमने न्यू मेडिकल वार्ड्स को खाली करके वहां पर पेशेंट रखा था। और आज के डेट पे हमने पूरे फ्लोर को वन वे करके हमने उसको सिक्योर कर दिया कि नॉर्मल पेशेंट और आपका कोविड पेशेंट्स को इंटरमिंगल ना हो। तो पब्लिक में जो है ये पैनिक है कि जीबी पंत जाने से हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, ये एक गलत धारणा है। इन्फेक्शन आपको कहीं पे भी हो सकता है, वायरस है जिसे हम मानते हैं कि ये बाउंड्री लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है। ये कहीं पे भी जा सकता है, चाहे घर पे भी आपका जाके आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जीबी पंत से ही आपको हो। सर अभी जो सेंट्रल का टीम आया हुआ था उन्होंने आपको क्या क्या सजेशन दिया? सर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्यों नहीं हम सेंट्रल के एक 10 से 15 डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है, मल्टी स्पेशलिस्ट है, उनको हम लोग यहाँ पे बुलाए। जब तक हम लोग का सिचुएशन यहाँ पे ठीक नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ पे रहे। देखिए, सेंट्रल टीम जो है एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंडा इसे भेजा गया था। करीब हर स्टेट में सरकार ने एक एक टीम भेजी है, जिसमें से एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर और 2 एक्सपर्ट्स को भेजा गया था। जो अंडमान निकोबार में टीम आई थी उन्होंने पूरे अंडमान और दक्षिण अंडमान तथा उत्तर मध्य अंडमान का दौरा किया। वे जहां जहां जो पीएचसी थे, सीएचसी थे, सब जगह दौरा किया। क्वारंटाइन सेंटर्स, आइसोलेशन सेंटर्स, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल और कोविड हेल्थ सेंटर, सारे कंटेनमेंट जोन इन्होंने गए। हर जगह से अपना अपना रिटर्न रिपोर्ट्स लिए, प्लस हम जो रिपोर्टिंग करते थे उस रिपोर्ट्स का कॉपीज उन्होंने लिया हमारे पास से, तथा सारे ऑफिशियल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ इन्होंने मीटिंग्स भी की। और काफी हद तक इन्होंने अपना जो है समय हमारे साथ रहा, हमारे स्टाफ के साथ बिताए। और उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपका जो प्रोसेस है आप सारे सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, जो काफी सारे स्टेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कुछ सजेशंस में कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जैसे कि हेलीकॉप्टर का यूज करना। तो हमने भी बताया कि हमने फिलहाल जो हेलीकॉप्टर्स है उससे हम कुछ केसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो फुल यूज नहीं हो रहा है। तो इन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास से एक रिक्विजिशन भारत सरकार को जाए, एक एसओपी जिसे बोलते हैं कि इवैक्यूएशन का एसओपी क्या होना चाहिए, कौन से हेलीकॉप्टर आपको होना चाहिए, कैसे, इसका भारत सरकार को हम भेजे ताकि इस पे भारत सरकार अमल
कर सके। इनके अलावा जो एक्सपर्ट टीम है उन्होंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पे काफी हमें समझाया और काफी बहुत सारा डाउट्स क्लियर किए हैं। उन्होंने ये बताया कि जो नए मेडिसिन आ रहे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन वो सारे इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिन है, लेकिन बेसिक जो हमारा ट्रीटमेंट होगा वो आपका सबसे पहले कैटेगराइज करना है, आपको उनको ऑक्सीजन मिलना है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उनको जो है आपका लो डोज हेपारिन का जो डोज होता है वो मिलना है और स्टेरॉइड मिलना है। ये 3 जो बेसिक ट्रीटमेंट है हमें इसको जो है बहुत ज्यादा बढ़ाने हैं, तो हमें पेशेंट्स के जो मोर्टेलिटी रेट वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइंस, जो लोग कोमॉर्बिड कंडीशन है, जिनको किडनी ऑलरेडी डैमेज्ड है, लिवर डैमेज्ड है, कैंसर के पेशेंट्स है, ऐसे लोगों को हमें पहले फाइंड आउट करना है और उनको पहले से हमें क्वारंटाइन सेंटर में डाल के इनका प्रोफाइल तैयार करना है, जिससे कि कोई कॉम्प्लिकेशंस इसमें डेवलप ना हो, अगर होगा भी तो अर्ली इंटरवेंशन किया जा सके। इनका विजिट काफी अच्छा रहा और इन्होंने तारीफ भी की, बहुत सारा हमें सजेशंस भी दिए और ये भी कहा है कि फ्यूचर में अगर कोई भी हमें जरूरत पड़े उनकी टेक्निकल नॉलेज की, तो हम उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक सेंट्रल से डॉक्टर्स लाने की सवाल है, वो बात भी हमने उठाया था कि हमारे पास कुछ डॉक्टर्स, काफी सारे डॉक्टर्स हमारे पॉजिटिव आ गए, बैठ गए हैं, रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है, हमें आप सेंटर से भेजिए। तो उन्होंने ये बात कहा है कि हर जगह शॉर्टेज चल रहा है, फिर भी ये बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जाएंगे कि अगर कुछ डॉक्टर्स को टेम्पोररी पोस्ट किया जा सके या नहीं। सर अभी जीबी बंद में अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर वो चीज़ को सोशल मीडिया तक लेके आ रहा है, कोई जगह पे गंदा हो गया, सर्विस नहीं मिल रहा है, या अगर उसको कुछ गलत लगा, वो सोशल मीडिया तक लेके आ रहा है और उसके ऊपर जो है अरेस्ट वारंट हो जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्या आपका तरफ से हम ये जानना चाहेगा कि ये कहाँ तक सही है सर? देखिए, एक पैनिक की सिचुएशन हमारे अंदर है कि कोविड एपिडेमिक को लेकर। इस बीच पब्लिक में ही पैनिक ही नहीं है, पैनिक ही हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में भी है, क्योंकि हमारे करीब 50 से डॉक्टर पॉजिटिव आ चुके हैं, उससे भी ज्यादा हमारे पैरामेडिक्स पॉजिटिव आ चुके हैं। और पब्लिक में पैनिक इसलिए कि कुछ बीच में मौतें हुई थी, केसेस इतने बढ़ गए थे, टेस्टिंग टाइम पे नहीं हो रहा था। मैं ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे हर किसी को बोलने का हक है, लेकिन उसका वक्त और सिचुएशन ये तो देखकर आप अगर करोगे तो दैट इज मोर वेलकम। इन्होंने जो किया है इसमें कहीं ना कहीं एक डिजास्टर के टाइम पे एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुआ। मामला बनने से ज्यादा हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स है, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, इनका मोरल डाउन हुआ। जो लोग बाहर इस मीडिया को फॉलो कर रहे थे उनके अंदर एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुआ, एक डर क्रिएट हुआ। जीबी पंत को ऐसा दर्शाया गया कि जीबी पंत एक डेथ टावर है, यहाँ पे जो जाता है वो मर जाता है, उससे कुछ होता नहीं है। ये सारा चीजें सोशल मीडिया में बढ़ा चढ़ा के बोला गया था। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि उस दिन कारण क्या हुआ था, क्यों लोगों को हमने एक साथ रखा था, पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट्स को। तो मैं चाहूंगा कि जहां तक अरेस्ट करने का सवाल है वो हायर अथॉरिटीज का डिसीजन है, लेकिन जो डिजास्टर के टाइम पे एक जो बायो सुनामी चल रही है यहाँ पर, इसके टाइम पे इस तरह का लाइव कवरेज कहीं ना कहीं हमको, हमारी टीम को का मोरल डाउन हुआ है, पब्लिक में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुआ है और ये अगेंस्ट कहीं ना कहीं रूल में बैठता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लोग बोलते हैं इतने मर गए उतने मर गए, लेकिन कोई ये डाटा फॉलो नहीं करता कि कितने लोगों को हमने बचाया है, कितने क्रिटिकल केस आईसीयू से बाहर आए हैं, वो आपको देखना जरूरी है। हमारे पास केस डेथ रेट जो है 1.2 के आसपास है, जबकि हमारे पास क्योर रेट हमारे पास अभी आज के डेट पे 85% क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, और बाकी के लोग भी धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ अगस्त थे उसमें जो केस पाइल अप हो गए थे उसकी वजह से हमें थोड़ा सा डिसबैलेंस हम हो गए थे, लेकिन अभी केस बराबर हमारे पास डिस्चार्ज एंड क्योर्ड जो भी है उसमें अच्छा एक बैलेंस आ रहा है। तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे आप नेगेटिव भी आप क्रिटिसिज्म करें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, और ऐसा कुछ ना करें जिससे कि ये बायो सुनामी के दौरान लोगों के अंदर भरोसा कम हो और टीम के का जो मोरल है वो डाउन ना हो। सर जैसा अभी देखिए आप, डिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर वाया रोड है, रंगत से वाया रोड है, मगर अंडमान निकोबार में बहुत सारा ऐसा इंटीरियर जगह है जहाँ पे रोड का फैसिलिटीज नहीं है। जैसा निकोबार डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे बहुत सारा ऐसा आइलैंड है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज जो है उसका कुछ कुछ पॉइंट में है, सारा आइलैंड पे नहीं है, मतलब सारा फैसिलिटीज का साथ। तो ये चीज हम लोग सब जगह लाने के लिए हम लोग को और क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहिए सर, और इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि स्पेशली इमरजेंसी के टाइम पे ना सर बहुत सारा इश्यूज होता है, तो आप इसके लिए कितना प्लान है सर? आपकी बात सही है कि हमारे पास कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन का इश्यूज हमारे पास है अभी। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने भारत सरकार के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसको हमने अडॉप्ट किया है और उसका एक छोटा सा वर्जन भी हमने तैयार कर ली है। हमारे पास ये
जो नॉर्थ मिडिल से एम्बुलेंस में पेशेंट को लाना या निकोबार से कैसे लाना है, ये चीज को आप समझना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। सबसे पहले कि हम ये करते हैं कि जो पेशेंट मॉडरेट केस कहते हैं हम जिसे, और जिसको हम मोबिलाइज कर सकते हैं, इसे हम हेलीकॉप्टर में या एम्बुलेंस में हम नियरेस्ट जो भी हायर सेंटर्स है वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। और आपको बताऊं कि परसों ही हमने कैमल बे से एक पेशेंट को हेलीकॉप्टर में शिफ्ट किया है, जो कोविड पॉजिटिव केस थे, जो थोड़ा सा मॉडरेट से सीवियर तरफ जा रहे थे, उनको हमने शिफ्ट किया पोर्ट ब्लेयर में। दूसरी बात यह है कि कोई भी पेशेंट या फिर कोई भी पब्लिक जो है जिसको सिम्टम्स है, प्लीज ये तय कीजिए कि जब भी आपको सिम्टम्स आता है, आपके अंदर कोई भी सिवियरिटी बढ़ती हो, चाहे ब्रेथलेसनेस हो, चाहे आपके अंदर बुखार कम ना हो, खांसी बढ़ गया हो आपके अंदर, या कोई भी एक जनरल वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, तो एकदम एक्सट्रीम तक बैठे ना रहे, प्लीज हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल को फोन करे, एम्बुलेंस बुला ले और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराए। बहुत सी जगह पे देखा गया है कि लोग घर में बैठे हैं, ठीक हो जाएगा बोल के, और लास्ट में जब एकदम कोलैप्स हो जाते हैं तब हमारे पास आते हैं, हम उसे बचाना बहुत मुश्किल होता है। ये इंटरनेट में भी ऐसी बात हुई है हमारे साथ। तो हमने ये तय किया है कि जो भी लोग मॉडरेट केस होंगे और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन होगा, उनको प्रायर इंटीमेशन से हम उनको इवैक्यूएट कराएंगे, क्योंकि एक बार आपका सैचुरेशन 90 के नीचे चला गया है तो उनको शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑन द वे वो कोलैप्स करके उनका डेथ हो सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास एम्बुलेंस सर्विसेज परफेक्ट है, लेकिन वही है कि आप एंड मोमेंट में आओगे तो आपको शिफ्ट करना मेडिकली फिट नहीं हो गया आप। और सदर्न ग्रुप के लिए हमने हेलीकॉप्टर्स, डिफेंस प्लस हमारे जो पवनंस है, दोनों को रेडी रखी है। जरूरत के हिसाब से इन पेशेंट्स को हम शिफ्ट करेंगे। लेकिन ये मतलब मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि लोग बोलेंगे कि पेशेंट सीरियस हो गया उसे एयरलिफ्ट कीजिए, वो एयरलिफ्ट नहीं कर सकते अनलेस अनटिल पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो। तो इसीलिए प्लीज सैचुरेशन डाउन होने तक वेट मत कीजिए। जब भी सैचुरेशन बॉर्डर लाइन होता है, 90 के ऊपर रहता है, तभी आप शिफ्ट करने का या हॉस्पिटल में खबर करने का काम कीजिए, तो कि हम तुरंत ही आपको वहां से शिफ्ट करा सके। सर मेरे को व्हाट्सएप में बहुत लोग ये वाला सजेशन लेके जाने बोले कि क्यों नहीं हम कोविड-19 का जो है एक स्पेशल हॉस्पिटल, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट कर दें, जैसा गैरा चर्मा का हॉस्पिटल हो गया या और कोई जगह हो गया, क्यों नहीं हम कोविड का अलग से एक बना दे, ताकि मतलब जो डॉक्टर्स बाकी सारा चीज़ के लिए जो कंसल्ट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सेफ हो जाए। क्यों नहीं हम कोविड के लिए अलग से एक स्पेशल डॉक्टर्स जो है मतलब पर्टिकुलरली वो चीज़ के लिए बना दे और उनका जो स्पेस है एकदम थोड़ा अलग कर दें, कोई एक अलग जगह पे हो जाए। देखिए, हमारे पास जो अलग हॉस्पिटल का सवाल है, उसे एक हॉस्पिटल का रूप देने के लिए हमारे पास उतने लॉजिस्टिक सपोर्ट या बिल्डिंग सपोर्ट नहीं होगा इस टाइम पे अभी। और फ्यूचर प्लान है हमारे पास एक अलग से हॉस्पिटल, इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल बनाने का, साथ में उसका एडवांस लेबोरेटरी बनाने का, तो उसका वक्त लग जाएगा। आज के डेट पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, बेस्ट पॉसिबल वे इज जीबी पंत हॉस्पिटल। इसलिए पार्टली जीबी पंत हॉस्पिटल को हमने कोविड हॉस्पिटल बनाया है और इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोविड पेशेंट्स का जो ऑपरेशंस भी हम कर सकते हैं, उनकी डिलीवरी भी करा सकते हैं, उनको आईसीयू सपोर्ट भी दे सकते हैं और सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सपोर्ट भी दे सकते हैं। ये चीज और कोई भी हॉस्पिटल में, कोई भी बिल्डिंग में पॉसिबल नहीं होगा। आपकी जो बात है ये सही है कि हमको अलग अलग करना चाहिए था, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट को देखते हुए ये मुमकिन नहीं था। तो जो बेस्ट पॉसिबल था हमने किया। हाँ, फ्यूचर के लिए हमारा प्लान्स है और कुछ साल के अंदर शायद हम अलग से एक इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल बना ले, तब ये मामला या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना मेरे को टाइम दिया और बहुत सारा आंसर आपने किया। आगे भी बहुत सारा सवाल आपके पास लेके आऊँगा। सर अभी जो रिकवरी रेट दिखने में आ रहा है बहुत अच्छा है सर, और हम भी यही चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके अंडमान जो है कोरोना मुक्त हो जाए। तो थैंक यू सो मच सर। हम जो आज कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, तो मेरे सारे द्वीपवासियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी हमने कोविड पे विजय पाए हैं। 2 बार हमने अंडमान को कोविड फ्री कर दिखाए हैं और आगे भी मेरे जो पूरी टीम है इसे भरोसा है कि हम फिर से वही स्टेटस अचीव कर पाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ा ये चीज है कि हमारे जितने भी द्वीपवासी है, हमारे जो यूथ है यहाँ के, उनके सपोर्ट के बिना ये अचीवमेंट बहुत ही मुश्किल होगा। इससे मैं अपील करना चाहूंगा सभी लोगों से कि हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाए चले। जो फैसिलिटीज आपको चाहिए, जो चेंजेस सिस्टम में आपको चाहिए, उसे एक तरीके से हमारे सामने लाए जिससे कि हम उस पर अमल कर सके और इस अंडमान को फिर से कोविड मुक्त कर सके। धन्यवाद। सो गाइज, जितने भी BSNL के यूजर है, गाइज आप लोगों को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपका एक प्रॉपर क्वेश्चंस हम जरूर फॉरवर्ड करेगा BSNL तक, मगर आपका जो सवाल होना चाहिए ना, प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कमेंट्स में कुछ भी आके डाल दो, मतलब बहुत सारा कमेंट है, हम बोल नहीं सकता उस तरह सारा कमेंट है आप लोग जो भी करते हैं अभी तक। हम ये चाहेगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है ना, हम जरूर वहां तक लेके जाए और वहां से जवाब भी लेके आए और हम कोशिश करेगा जवाब आपको वापस मिले। तो जो भी कमेंट कर रहा है प्लीज सोच समझ के करिए।
अच्छा कमेंट करिए ताकि आप लोगों का कमेंट ना वहां तक जाए। तो गाइज ये चैनल जरूर मेरा सब्सक्राइब करिए और हो सकेगा तो प्लीज ये लिंक जो है ना प्लीज शेयर करिए सबको। तो धन्यवाद।